उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अपनी लाइफ में कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम कर ही रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इस बुक के बारे में जिसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसको लिखा गया है डॉक्टर विक्टर ए फ्रैंकल के द्वारा। ये बुक अपने आप में ही एक रिकॉर्ड को क्रिएट करती है, क्योंकि इस बुक ने 16 मिलियन कॉपी से ज़्यादा सोल्ड हो चुकी है पूरी दुनिया में। ये बुक बात करती है कॉन्सेंट्रेशन कैंप के हादसों के बारे में, वो दर्दनाक हादसे, वहाँ के लोगों की क्या मेंटालिटी थी, वहाँ के लोग किस प्रकार से जीते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। चेक जैम बुक रिव्यू। ये बुक एक स्टोरी है इस राइटर की, जो ऑस्ट्रियन देश के बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। जब वर्ल्ड वॉर 2 में ऑस्ट्रिया देश पर नाज़ी आर्मी अटैक करती है तो 2-3 हफ्तों बाद वो सारे यहूदियों को अलग करके ट्रेन में बिठा के उनको ऑस्विट्ज़ कैंप ले जाती है। ये बुक में इसी हादसे को इस तरीके से बताया गया है कि आपके अंदर से रूह काँप जाएगी। उस समय पर सोशल मीडिया और इंटरनेट के ना होने के बावजूद लोगों को पता था, यूरोप के लोगों को, कि यहूदी लोगों के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन वे पूरी दुनिया के सामने आए जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस टॉपिक को नाम दिया गया होलोकॉस्ट। और आगे चलते हुए इन्होंने कैसे एक आदमी उस ट्रेन के बाहर देखकर ये बोलता है कि ये तो ऑस्विट्ज़ कैंप है, और सबके चेहरे पर एक डर का माहौल छा जाता है। सब चौंक जाते हैं, डर जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को कोसने लगते हैं। एक ट्रेन के डिब्बे में भरे हुए वो 80 लोग इस बात से अनजान थे कि उस अगले पल में कितने इनमें से जिंदा बचेंगे और कितने आने वाले वक्त में मर जाने वाले हैं। उनको पूरी कतार में लाया गया, जैसे कि विक्टर ए फ्रैंकल की पूरी प्रॉपर्टीज़, उनके कागजात, सब कुछ वो अपने घर में ही छोड़ आए थे। लेकिन उनके पास थी एक थीसिस जिस पर वो रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने वो अपने कोट में छिपा ली थी कि अगर मुझे वहाँ पे समय मिला तो मैं इस पे काम करूँगा। लेकिन उन्होंने वो लेकर डस्टबिन में डाल दी। उनकी जांच पड़ताल होने के बाद उनके शरीर पर एक नंबर दिया गया। वहाँ पे इंसानों की कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ के सभी इंसान एक नंबर थे और सभी जेलर एक हैवान थे। सभी जेलर कोई ना कोई मनोरोग से पीड़ित थे या फिर जेल के खूंखार कैदी थे जिनको टॉर्चर और यातनाओं को लोगों के ऊपर लाने में बहुत ही मज़ा आता था। रात के अंधेरे में जब वो बैठे होते थे अपने परिवार से बिछड़ चुके, वो जब आसमान की ओर देखते हैं तो उनके एक साथी से पूछते हैं कि मेरा परिवार कहाँ होगा। तो उनके साथी का सामने से जवाब आता है, सामने की वो इमारत को देखकर जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। वो असलियत में एक गैस चैम्बर था। वो उस धुएं को इशारा करके बताता था कि शायद तुम्हारा परिवार उस धुएं में होगा। लेकिन वो अपने परिवार, अपनी पत्नी से मिलने की होप को कभी नहीं छोड़ते। वो चाहे तो इस परिस्थिति को टाल सकते थे। अमेरिका जाकर अमेरिका की एम्बेसी ने उनको ऑफ़र दिया था कि आप चाहें तो हमारे देश में आ सकते हैं। लेकिन वो
ठुकरा देते हैं। ऑफ़र ये था कि वे और उनकी पत्नी ही आ सकते थे और उनके माँ बाप को ऑस्ट्रिया में ही रहना होता। वो अपने माँ बाप को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे भी वहीं रुक जाते हैं उन्हीं के साथ और कहते हैं कि मैं आखिर का टाइम उनके साथ ही बिताऊंगा। आगे चल के उनके साथ जो जो हादसे हुए कैंप में, उनको कोड़ों से मारा गया और खाने के तौर पर सवेरे एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा, रात को भी एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा और सूप सिर्फ एक कटोरी। बदले में 2400 घंटे काम करना पड़ता। वो जिस जर्मन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, वो खुश होकर उनको 24 कूपन देते थे। जो वर्कर सबसे ज़्यादा काम करे उनको इसके बदले में 12 सिगरेट के पैकेट मिल सकते थे। लेकिन खुशी की बात तो ये थी कि 12 सिगरेट के पैकेट कि अगर आपको ना लेने हो तो उसके अलावा आपको 12 कटोरी सूप एक्स्ट्रा मिल सकता था। लेकिन वो जेलर ही अपने आप में बांट लेते आपस में। जो टिकट और कूपन्स कभी इन लोगों के हाथ में ना आए। रात में पाँव में से खून निकल रहा हो, बरस में 2400 घंटे काम करके चमड़ी छिल गई हो, उसमें से खून निकल रहा हो, खून पर मक्खियाँ भिनभिना रही हो, दर्द हो रहा हो, लेकिन वो अपने इस बुक में बताते हैं कि कैसे उनको इस दर्द की बिल्कुल परवाह ही नहीं थी। वो कैंप से बाहर आने के बाद ये लिखते हैं कि मुझे नींद सबसे ज़्यादा अच्छी कैंप में आती थी। भले ही मेरा पेट भूखा हो, भले ही मुझे चोट लगी हो, लेकिन नींद वहाँ ऐसी आती थी कि एक छोटे से कमरे में बंद हम 1500 लोग न जाने लेट कर कब सो जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था। आगे चलकर वो बताते हैं कि कैसे 2 साल बाद वो खुद अपने आप को नहीं पहचान पाते थे। कैसे चमड़े से हड्डियाँ उनके चमड़े से चिपक गई थी और सिर्फ हाड़ पिंजर का एक ढांचा ही बचा था। न जाने वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, वो उनको भी नहीं पता था। ऐसी न जाने कितनी कहानियाँ और रोचक बातें इनमें लिखी गई हैं। आगे चलकर इन्होंने वहाँ वे कैसे ज़िंदा बचे उसका विस्तृत वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि अगर इंसान के पास कोई ज़िंदा रहने की वजह हो तो वो कैसे भी ज़िंदा रह सकता है। इंसान की ज़िंदगी को मीनिंगफुल 3 चीज़ें बनाती है। कोई कार्य वो कर रहा हो जिसमें से उसको नाम ना मिले, किसी को वो प्यार कर रहा हो तो उसकी वजह से वो ज़िंदा रह सकता है, और तीसरा उसके दुख दर्द, वो उसके दुख दर्द को झेलते झेलते ज़िंदा रह सकता है। ये बुक तीसरे भाग पर चर्चा करती है, क्या दुख और दर्द का हमारी ज़िंदगी में कोई मतलब होता है। ये कहते हैं कि मेरी डिग्री, मेरा सब कुछ कोई मुझसे छीन सकता है, सिवाय इसके कि मैंने क्या सहन किया, मैंने क्या झेला। ये एक्सपीरियंस मुझसे कोई नहीं छीन सकता और ये मुझे एक नया नॉलेज प्रदान करता है। आगे चलते वो ये भी कहते हैं कि कोई भी इंसान से कुछ भी छीन सकता है, उसका परिवार, उसका आत्मसम्मान, लेकिन वो एक चीज़ नहीं छीन सकता कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको किस एटीट्यूड से बर्ताव करना है, किस नज़रिए से उस सिचुएशन को देखना है, ये कोई भी नहीं छीन सकता। ये बुक बार बार हमारे कानों में ये गूंज देती है कि हमें अपनी ज़िंदगी का मतलब ढूंढना होगा। कोई भी इंसान जिसे अपनी ज़िंदगी का मतलब पता हो, वो किसी भी तरह से ज़िंदगी जी सकता है। ये बुक
बार बार आपको इस बात की याद दिलाती है। इसमें लिखी गई कहानियाँ और राइटर के तर्क आपको झंझोड़ के रख देने की क्षमता रखते हैं। छोटी सी 200 पेज की ये किताब आपको बदल देने की क्षमता रखती है, आपके नज़रिए को बदलने की क्षमता रखती है। समय मिले तो इस बुक के अद्भुत सफ़र से ज़रूर गुज़रिएगा। ये आपके दिमाग पर एक छाप छोड़ जाएगी। वो छाप एक परछाई बन जाएगी और आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगी। ये मेरा वादा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। द जैक ए जैम बुक रिव्यू। मिलते हैं